Good afternoon, students. In this video, I am going to explain the theory of wages. Two types of theory of wages we already discussed in yesterday class. Now, we are moving on the next theory. The next theory of wages is Resider-Clement theory. This theory is propounded by Volcker. ये theory वॉल्कर ने दी थी. ये जो theory है वो बेसिकली 3 पॉइंट्स पर कंसीडर है. ये theory ये कहती है कि रेंट एंड इंटरेस्ट के हिसाब से कॉन्ट्रेक्चुअल्स का पेमेंट डिसाइड किया जाता है. इट मीन्स आफ्टर डिटेक्टिंग रेंट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम टोटल प्रोडक्ट द एम्प्लॉयर विल डिडक्ट हिज प्रॉफिट. कि जो भी उसका एक एम्प्लॉयर की जो भी रेवेन्यू आती है उस रेवेन्यू में से वो पहले अपना रेंट और इंटरेस्ट जो अगर उसको पे करना है तो वो डिडक्ट करता है. फिर उसमें से वो अपना प्रॉफिट डिडक्ट करता है. What remains after deducting rent, interest and profit is wages. As per this theory, एक एम्प्लॉयर का जो भी इनकम है और रेवेन्यू है उसमें से 3 आइटम्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट माइनस करने के बाद में उसके पास में जो भी प्रोडक्ट बच रहा है उसी में से वही वेजेस है और वो उसको एज अ वेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो एज पर दिस थ्योरी इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज वेजेस बाय इंक्रीजिंग द टोटल प्रोडक्ट. तो ये थ्योरी का ये मानना था. टोटल प्रोडक्ट का मतलब आप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू से ले लो. तो इस थ्योरी का ये मानना था कि वर्कर्स जितनी एफिशिएंसी से काम करके टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे यानी कि रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे उतना ही उनकी वेजेस इंक्रीज हो सकती है. ओके. नाउ इस थ्योरी में क्या मिसिंग पॉइंट्स थे या इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी. पहला, दिस थ्योरी अज्यूम दैट द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स आर फिक्स्ड एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये थ्योरी ये मानती थी कि जो भी रेवेन्यू है उसमें लैंडलॉर्ड यानी कि ओनर का शेयर जिसको हम एज अ इंटरेस्ट कह सकते हो या रेंट या जो भी जिस भी रूप में वो अपना शेयर निकाल रहा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है विच इज रॉन्ग. सेकेंड, इट इज नॉट द वर्कर हु इज रेजिडेंट क्लेमेंट बट द एंटरप्रेन्योर. दूसरा, वो क्या कह रहे थे कि सब कुछ निकालने के बाद में जो बचता है वो वेजेस है. ठीक है. तो वर्कर का पॉइंट, वर्कर ये नहीं है. जो रेजिडेंट क्लेमेंट का मतलब यहाँ पर है वो कौन है, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए. मतलब एक एंटरप्रेन्योर को सबसे लास्ट में लेना चाहिए ना कि सबसे पहले लेना चाहिए रेवेन्यू में से. थर्ड, it does not explain the influence of trade union. Obviously, as old theories, इस थ्योरी में भी ट्रेड यूनियन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया गया. फोर्थ, द सप्लाई साइड ऑफ लेबर हैज बीन टोटली इग्नोर्ड बाय द थ्योरी. और इस थ्योरी में भी लेबर की सप्लाई साइड को बिल्कुल इग्नोर किया गया. ओके. तो ये थी इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म. नाउ नेक्स्ट थ्योरी थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी theory. Marginal productivity theory of wages is an extension of marginal productivity theory of distribution. जो marginal productivity theory of distribution है उसी का enlarged part है ये वाली theory. इस theory के हिसाब से wages for labor should be equal to the value of marginal product. ये theory ये कहती है कि perfect competition की condition में वर्कर्स की जो वेजेस है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए. अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि लेबर की 1 यूनिट बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट में जो एडिशन होता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन में वर्कर की जो वेजेस होती है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होती है. द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू द प्राइस एट विच द मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी
सोल्ड। ठीक है, अब under condition of perfect competition, an employer will continue to employ more and more of laborers till the value of marginal product is equal to marginal factor cost। ये कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एक एम्प्लॉयर है वो तब तक लेबर्स को अपॉइंट करता रहेगा जब तक कि उसका मार्जिनल प्रोडक्ट उसके मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल ना हो जाए। और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या है? इज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग एन एडिशनल वर्कर, कि एक वर्कर को एम्प्लॉय करने से जो आप एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे वो आपकी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक एम्प्लॉयर तब तक अपने एम्प्लॉइज को अपने यहाँ पे और एम्प्लॉइज अपॉइंट करता रहता है जब तक कि उसका मार्जिनल प्रोडक्ट उसकी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल ना हो जाए। In order to find out the marginal productivity of labor, we have to keep the quantity of other factor constant while employing one more unit of labor. Obviously, अगर हमें सिर्फ marginal productivity का effect देखना है तो वहाँ उस जगह पे जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं उनको हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है। The difference in total production is the marginal productivity. The employment of an additional unit of labor will result in increase in output and cost as long as MPP is greater than MFC, यानी marginal product is greater than MFC, the employer will employ additional unit of labor, but he will stop जबकि ये कंडीशन हो जाएगी। तो आपको इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि इस थ्योरी ने ये कहा था कि एक एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर तब तक वर्कर्स को अपॉइंट करता रहेगा जब तक कि उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो उसकी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल ना आ जाए, तब तक वो उनको वहां पे अपॉइंट करता रहेगा। ठीक है, और उनकी वेजेस किसके हिसाब से डिसाइड होगी? उनकी वेजेस उनके टोटल प्रोडक्ट के मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, इस थ्योरी की अजम्पशंस ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन में है। ये मानते थे कि सारे लेबर्स होमोजीनियस हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। यहाँ पे ये माना जाता था कि परफेक्ट कंपटीशन है यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म है। देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, फ्री मोबिलिटी है एंड सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइजेबल हैं। ये इस अजम्पशंस के साथ में काम करते थे। क्रिटिसिज्म इस थ्योरी की ये थी कि इस थ्योरी ने सिर्फ डिमांड साइड पर जोर दिया, सप्लाई को इग्नोर किया। इसने किस बात पे ध्यान दिया कि भाई वो कब तक अपॉइंट करते रहेंगे, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर क्या है इस बात को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सेकेंड क्रिटिसिज्म, दिस थ्योरी इज अनजस्ट बिकॉज वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बट जस्टिस डिमांड दैट वर्कर्स शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी। यूजुअली हम जितने भी वेजेस पेमेंट सिस्टम पढ़ेंगे आगे उसमें हम ये देखते हैं कि भाई जो वर्कर ने एवरेज प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए, ना कि उसने जो एक एक्स्ट्रा यूनिट मार्जिनल यूनिट बनाई है उसके हिसाब से उसे मिलना चाहिए। Marginal productivity of the workers cannot be calculated as factors are not divisible into small units। कि जो छोटी यूनिट्स होती थी वहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको आप इजीली डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नीदर मोबाइल नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते ही नहीं है। ठीक है, तो आप उन्हें डिवाइजेबल कर ही नहीं सकते। दिस थ्योरी अज्यूम अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। इस थ्योरी ने क्या कहा था कि ये सब कुछ परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से है। ठीक है ना, एंड यूजुअली परफेक्ट कंपटीशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, marginal product of labor depends not only on its support but also on the supply of other factors। ठीक है ना, इन्होंने उन सब फैक्टर्स को इग्नोर किया। दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन वेजेस। साथ ही में इस थ्योरी में ये माना गया था कि जितने भी लेबर्स हैं वो
सेम होते हैं, यानी इन्होंने लेबर्स की एफिशिएंसी को, इन सब पॉइंट्स को इग्नोर किया। तो लेबर्स की एफिशिएंसी के हिसाब से जो वेजेस में डिफरेंस आना चाहिए उस पॉइंट को भी इन्होंने इसमें इग्नोर किया। ठीक है, तो ये थी आपकी नेक्स्ट 2 थ्योरीज। उसके बाद में लास्ट 1 थ्योरी आती है आपकी, यानी अगर मैं पॉइंट के हिसाब से कहूं तो दिस इज द पॉइंट 6 थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस या फिर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। According to modern theory of wages, wages are priced of service rendered by labor to the employer. Modern theory of wages ये कहती थी कि वेजेस क्या हैं। एक एम्प्लॉयर अपने लेबर से जो सर्विसेज ले रहा है उसका प्राइस है वेजेस। एज प्रोडक्ट्स द प्राइजेस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। जिस तरीके से हम प्रोडक्ट्स में प्राइस किसके हिसाब से डिसाइड करते थे, डिमांड एंड सप्लाई कर्व के हिसाब से डिसाइड करते थे, ठीक ऐसे ही द वेजेस इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लेबर। ठीक है, ये थ्योरी उस पर बेस्ड है। ठीक है ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस क्या कहती है कि वेजेस की डेफिनेशन क्या है। वेजेस की डेफिनेशन ये है कि एम्प्लॉयर ने लेबर से जो काम लिया है उसकी सर्विस के बदले में उसको जो पेमेंट किया जा रहा है वो वेजेस है। तो जिस तरीके से जब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं और उस प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई को फोकस करके प्राइस डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से लेबर की वेजेस भी लेबर की डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। Therefore, for the determination of wages level, it is necessary to study the demand of labor, supply of labor और उनका इंटरसेक्शन कैसे होता है। तो हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स हो गए, पहले हम डिमांड ऑफ लेबर पढ़ेंगे, फिर हम सप्लाई ऑफ लेबर पढ़ेंगे। सी डिमांड ऑफ लेबर refer to one of the important determinant of demand for labor. The demand for labor is derived from the demand of the product it produced. In case the demand for the product increases, the demand of labor would also increase. Demand of a product, देखो, demand of labor. The demand of labor is dependent on the various factor. लेबर की डिमांड, ये जो नीचे फैक्टर्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से डिसाइड की जाती है या उन पर डिपेंडेंट होती है। उसमें फर्स्ट फैक्टर है प्रोडक्ट की डिमांड। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड होगी उतना ही कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे उतने ही लेबर्स की डिमांड होगी। इन केस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज, डिमांड ऑफ लेबर वुड ऑल्सो इंक्रीज। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, समझ में आ गया। डिमांड फॉर लेबर फर्स्ट किस फैक्टर से अफेक्टेड रहती है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट से, और डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। जितनी प्रोडक्ट की डिमांड होगी कंपनी उतना ही प्रोडक्ट बनाएगी और उतने ही उसे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर की डिमांड होगी। दिस इज एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड नॉट करंट डिमांड। ऑब्वियसली फ्यूचर की बात करते हैं वो। द एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिटरमिनाइज द डिमांड फॉर लेबर। मोर along with the magnitude of demand, the elasticity of demand for labor is also need to be determined. The elasticity of output helps in determining the elasticity of labor. ठीक है, आपको मेन इसमें शॉर्ट में इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है लेबर की डिमांड भी इंक्रीज होती है। ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द प्राइस and amount of other factors of production employed affect the demand for labor. For example, if other factor of production are expensive, then the demand for labor would be higher. If other factors are available at cheaper quantity, then the demand of labor would reduce. It means opposite relationship है। ठीक है,
अदर फैक्टर्स में आप कोई भी ले लो, जैसे प्राइस हो गया या हमारे प्रोडक्शन के अदर फैक्टर्स हो गए या जैसे आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, तो इनका जो आपका डिमांड फॉर लेबर है उससे इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर अदर फैक्टर्स इंक्रीज होंगे यानी कि एक्सपेंसिव होते जाएंगे तो लेबर की डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। Refer to one of the most important factors that helps in determining the demand for labor. An employer hires labor to increase his or her profit. For this, the employer needs to provide wages to avail the service of labor. He or she would employ labor until the increase in number of labor would increase the net output but at the diminishing rate. वही जो अभी इससे पहले वाली थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एक एम्प्लॉयर अपने यहाँ पर लेबर को तब तक अपॉइंट करता रहेगा जब तक कि वो अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल ना पहुंच जाए। द एम्प्लॉयर वुड नॉट हायर एनी मोर लेबर when the output produced by an additional labor is equal to the additional cost incurred to hire that labor. वो कि जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है अगर उसके इक्वल मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट पहुंच गई तो उसके बाद वो अपना नया लेबर अपॉइंट नहीं करेगा। ओके। और वही सारे पॉइंट जो हमने इसमें पढ़े थे कि ये इससे रिलेटेड है, जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है यही इसका एक फैक्टर भी है। ठीक है ना, कि इसके बाद वो इस कंडीशन के बाद में वो नया लेबर अपॉइंट नहीं करेगा। और इस सब के लिए क्या क्या जरूरी है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये क्या है, वो फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड फॉर लेबर अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लेबर। Supply of labor refers to the number of hours spent by labor in the factor market. Supply of labor का मतलब क्या है कि लेबर अपना कितना वक्त दे रही है प्रोडक्शन करने के लिए। In an economy, there are several factors that influence the supply of labor. अब सप्लाई ऑफ लेबर से कौन कौन से सप्लाई ऑफ लेबर पर कौन कौन से फैक्टर्स का अफेक्ट रहता है, वेजेस रेट, पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब। क्या आप ये सारे सोशल सिक्योरिटी ये सब आप उनको कितना प्रोवाइड करा पा रहे हो। इन एन इंडस्ट्री द सप्लाई ऑफ लेबर इज लेस इलास्टिक इन शॉर्ट रन। In this case, the supply of labor is dependent on the accessibility of workers in the nearby area and their willingness to overtime work. शॉर्ट रन में जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो लेस इलास्टिक होती है। वो किस पर डिपेंड करती है कि भाई आपकी फैक्ट्री के आसपास के एरिया में कितने वर्कर्स आपको इजीली मिल रहे हैं। However, the supply of labor becomes more elastic in the long run. Industries attract labor by providing higher wages, training facilities, and good working condition. Therefore, the supply curve of labor for an industry is upward sloping. Okay. Wait a minute, students. So, अगर हम इसको ग्राफ पे पॉइंट आउट करते हैं तो ग्राफ पे ये किस तरीके से पॉइंट आउट होता है, ये देखिए। ये OX है, ये OY है। OX पे आप डिमांड एंड सप्लाई लगा लीजिए और यहां पे आप वेजेस का डिटर्मिनेशन कर लीजिए। ठीक है। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट की हम ये मान रहे हैं कि यहां पे हमारा ये डिमांड कर्व है। ठीक है, सॉरी, ये देखिए अगर हम सिर्फ डिमांड कर्व बनाते हैं, आपको बुक में दिख रहा होगा, डिमांड में इसने क्या बताया कि ये जैसे अगर आप डिमांड कर्व बना रहे हैं, ठीक है ना,
तो यहाँ पे आपकी डिमांड ऑफ लेबर है और यहाँ पर उसकी वेजेस है। तो किस तरीके से होगी, अगर आपकी डिमांड ऑफ लेबर यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि इतनी है लेबर की डिमांड, ठीक है, तो आपको उसको हाई वेजेस देनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपका वेजेस पॉइंट है, यानी कि इस तरीके से बना, ठीक है। अब अगर आपके पास में डिमांड इंक्रीज हो गई, नाउ फॉर एग्जाम्पल अब उसने वेजेस को डिक्रीज करके यहाँ पे ले आया W1 पे, तो आपका जो डिमांड स्लोप है वो भी यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D1 पे, ठीक है, यानी कि इस तरीके से। एक तरीके से जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, और जो सप्लाई कर्व होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आप बुक में देखिए आपको दिख रहा होगा, जो आपका सप्लाई कर्व है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। हम इसको इंटरसेक्ट करें तो हमारा ये इंटरसेक्ट किस तरीके से होता है कि यहाँ पर देखते हैं हम, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर शोन ऑन OX एक्सिस एंड वेजेस आपकी OY पे हो गई। डिमांड कर्व हम बना रहे हैं, डिमांड कर्व अपना DD, ठीक है। जस्ट ए मिनट, हम पहले डिमांड कर्व बनाते हैं। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व DD, D, और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व S। ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E। यहां से आपकी वेजेस डिटरमिनाइंड होती है इस तरीके से। ये वो पॉइंट होगा जहां पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और कंपनी इस पॉइंट पे अपनी वेजेस को डिटरमाइंड करती है। ओके, तो ये थी हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। ओके, आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑडियो को। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।